नमस्कार भैया सभी को, मैं अर्पित शर्मा निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने आज के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो बेटा जो लोग आ गए हैं उन सभी से एक निवेदन मेरा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतनी छोटी सी गुरु दक्षिणा जो हम आपसे रोजाना मांगते हैं, प्लीज वो गुरु दक्षिणा आप हमको दे दीजिए। उसके बाद में हम अपने करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब कल मैं देख रहा था बेटा, कल के सेशन पर कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर ये जो सेशन है अपना, ये एसएससी जेई के लिए भी है क्या, या ये किस किस एग्जाम के लिए है। तो देखिए, मैं ये कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूं बेटा कि अपना जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहां पर क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है स्पेशल एआई एटीसी, स्पेशल एटीसी के प्रोग्राम के लिए कहा गया है। लेकिन बेटा वास्तविकता यह है कि ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है अपने, ये केवल एटीसी के पेपर के लिए नहीं, इंडिया में, पूरे भारत में, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये चीज, पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, XYZ कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके आती है और करंट अफेयर उसका हिस्सा है, उस एग्जाम में अपना करंट अफेयर्स का सेशन पूरे रूप से जो है इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे फिर जो एसएससी जेई हो, एसएससी सीजीएल हो, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, या फिर आपके कोई भी अदर्स एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जिसमें जीके आती है और करंट अफेयर्स उसका हिस्सा है, उसमें अपना करंट अफेयर्स का सेशन बहुत अहम योगदान रखता है। ठीक है, तो भैया आ जाइए, सभी लोग बुला लीजिए सभी लोगों को। आज फटाफट से करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस का काम तमाम करते हैं। ठीक है, चलिए ढेर करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। Who among the following has been ranked first among popular leaders in the list of 13 वर्ल्ड पॉपुलर लीडर्स बाय मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए भैया, ये एक ब्रिटेन की संस्था है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। इसने विश्व के टॉप 13 नेताओं की सूची जारी की थी हाल ही में जनवरी महीने में। और इस टॉप नेताओं की सूची में, टॉप नेताओं का मतलब अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो उस पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग जो पूरे विश्व में नंबर 1 नेता बने हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। सॉरी माफ कीजिए, स्कॉट मॉरिसन पर लग गया गलती से आंसर। इसका आंसर है डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विश्व के नंबर 1 नेता बने हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग। और पूरे वर्ल्ड में इनकी पॉपुलैरिटी में 73% की वृद्धि हुई है। 73% इनकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी की। तो देखिए भैया, बाकी की मैं बात करूं तो ये सबसे पहली चीज तो जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो क्या है भैया? प्राइम मिनिस्टर हैं। जस्टिन ट्रूडो क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। कहां के? कनाडा के। आप भी बताते चलिए पैरेलली, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, आपको यदि पता है तो देखिए, पीएम जो है जस्टिन ट्रूडो क्या है? कनाडा के पीएम हैं और इन्हें विश्व के पॉपुलर नेताओं में 7वां स्थान हासिल हुआ है। जो बाइडन राष्ट्रपति हैं, कहां के? जो बाइडन राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और जो बाइडन को 6वां स्थान हासिल हुआ है। सोचिए भारत का जो एक नेता है वो पॉपुलैरिटी में आगे है किससे? अमेरिकी राष्ट्रपति से। इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा, मैंने आपको बताया था, मेरा खुद का जो एक मूल सब्जेक्ट है यूपीएससी में, वो मूल सब्जेक्ट बेटा इंटरनेशनल रिलेशन है। उस इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में हम लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं इंटरनेशनली चीजों पर। इसलिए मैंने आपको बोली थी ये चीज, क्या कि भले ही मैंने आपको बताया था पहले कि भले ही जो बाइडन चुनाव जीत गए हो, अमेरिका के साथ सीन क्या हुआ भैया? अमेरिका ने अंधों में काना राजा चुनने का सोचा। अमेरिकियों के पास ऑप्शन नहीं था। अमेरिकियों के पास इस बार ऑप्शन था भैया, अंधे राजा से बेहतर काना राजा है, जिसकी एक आंख तो ठीक है कम से कम। बराक ओबामा नो डाउट बहुत शानदार प्रेसिडेंट अमेरिका के, नो डाउट, कोई शक नहीं। अमेरिका में नियम है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वरना बराक ओबामा तीसरी बार दोबारा आते, इस बात में कोई शंका नहीं थी। बराक ओबामा जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे, इसलिए उनको हटना पड़ा। जो चुनाव हुआ वो हुआ हिलैरी क्लिंटन और
हिलेरी क्लिंटन और आपके ट्रंप साहब के बीच में, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। अब हिलेरी क्लिंटन जो है वो चुनाव हार गई, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के राष्ट्रपति हुए भी यह सभी को पता है, ठीक है, मतलब वो कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी, जो मतलब बिना सिर पैर की बातें करना है ना, वो काम था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप से जनता परेशान हो गई, भैया 4 साल में इनको कहा, इसको भगाओ, जो भी आ रहा है ठीक है, जो भी कैसा भी मिले इससे तो बेहतर होगा। अमेरिकियों ने यह सोचकर जो बाइडेन को चुन लिया। हमें भी काफी उम्मीद थी, हम भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कार्यकाल देख चुके थे, तो हमें भी काफी उम्मीद थी जो बाइडेन से। लेकिन वास्तविकता यह है बेटा, जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास के अब तक सबसे कमजोर राष्ट्रपतियों में से एक साबित हुए हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है। ना ही वो यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा पाए, ना ही वो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में जो हालात हुए उन पर कंट्रोल कर पाए जो बाइडेन। तो अब जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के रूप, कमजोर राष्ट्रपति हैं जो हैं, जो हुए हैं, उनके रूप में वो जाने जाएंगे जो बाइडेन। स्कॉट मॉरिसन को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर है कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो 13 नेताओं की सूची में टॉप स्थान पर कौन रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये देखिए, मॉरिशस की जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो किसके नाम पर, वो भारत के एक महानायक के नाम पर रखेगी। तो भैया वो कौन से महानायक है बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर। तो देखिए, आप लोगों को शायद पता नहीं हो तो मैं बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस यात्रा पर गए थे, ठीक है। उस मॉरिशस यात्रा पर ही यह तय किया गया था कि वहां के जो मेट्रो स्टेशन है, एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो भारत के महानायक, कौन? महात्मा गांधी, भारत के महानायक महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम। इधर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उसमें यह तय किया गया, और मेट्रो ट्रेन के लिए, मेट्रो मॉरिशस की मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भारत फंडिंग भी दे रहा है, भारत जो है उसको स्पॉन्सर भी कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं, 2 देश पड़ते हैं बेटा, अफ्रीका जो है, अफ्रीका के जिस साइड में पड़ते हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं चारों तरफ, उन दोनों देशों का नाम है, एक का तो नाम है मॉरिशस जो ये यहां पर है, और दूसरे का नाम है सेशेल्स। एक का नाम है मॉरिशस, दूसरे का नाम है सेशेल्स। ये जो दोनों देश हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे से देश हैं, मतलब वर्ल्ड मैप पे किसी ने यूं पेन रख के यूं डॉट बना दिया हो, बस इतने छोटे छोटे से देश हैं, ठीक है। इन देशों की जो पॉपुलेशन है बेटा, इन देशों की पॉपुलेशन लगभग 60% के बराबर भारतीय है। भारतीय का मतलब ऐसी पॉपुलेशन है जो जिनके पूर्वज कभी ना कभी भारतीय हुआ करते थे, जिनको अंग्रेज भारत से इन टापुओं पर मजदूरी करवाने के लिए ले गए थे और बाद में वो लोग वहीं पर बस कर रह गए थे, ठीक है। इसीलिए जो मॉरिशस है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद जगन्नाथ, भारतीय मूल के ही हैं। और सेशेल्स जो है, सेशेल्स के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेवेल रामखिलावन, बेवेल रामखिलावन, और ये दोनों भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मॉरिशस और सेशेल्स दोनों जो हैं, दोनों के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। इधर की आबादी भी 60% भारतीय मूल की है, जिसमें अधिकतम हिंदू शामिल हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा, कहां पर? मॉरिशस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, किस देश की रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो भैया बताइए किस देश की हैं भैया रॉबर्टा मेट्सोला, जिनको
यूरोपीय संघ की, जो यूरोपीय संघ होता है, यूरोपियन यूनियन है, उसका अध्यक्ष चुना गया है? फटाफट से आंसर बताइए। माल्टा, यूक्रेन, बेलारूस या स्पेन? माल्टा, यूक्रेन, बेलारूस या स्पेन? चलिए भैया बताइए, कौन से देश की हैं? माल्टा, यूक्रेन, बेलारूस या स्पेन? कौन? रॉबर्टा मेटसेला। तो भैया देखिए, रॉबर्टा मेटसेला जो हैं वो वर्तमान में कौन से देश की हैं? वर्तमान द्वीपीय देश है एक, जिसका नाम है माल्टा। माल्टा देश से बिलोंग करती हैं रॉबर्टा मेटसेला, और इनको यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। मेटसेला जो है, उन्होंने सोशलिस्ट नेता डेविड सेसोली, ठीक है, ये भी एक सोशलिस्ट नेता ही है भैया, ये भी एक सोशलिस्ट नेता ही है, ठीक है। और एक और सोशलिस्ट नेता थे जिनका नाम था डेविड मितेली। डेविड मितेली की मृत्यु हो गई थी, और डेविड मितेली की मृत्यु के बाद में जो आपके रॉबर्टा मेटसेला हैं, रॉबर्टा मेटसेला को लगभग 2.5 वर्षों के लिए यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। यूरोपियन यूनियन क्या है बेटा? यूरोपियन यूनियन यूरोप के कुछ देशों का एक संगठन है, एक समूह है, ठीक है। जो यूरोप के जो देश पड़ते हैं, जो जो इसके समूह हैं, इनमें आपस में ये डील है कि इन देशों में घूमने के लिए आपस में ना ही कोई वीजा लगेगा, ना ही इन देश की अलग से कोई मुद्रा होगी। इन देशों की एक ही मुद्रा होगी जिसको यूरो के नाम से जाना जाएगा। यानी कि कहने को तो वो अलग अलग देश माने जाएंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आकर जब वो देश होंगे तब उन सभी को एक कॉमन देश समझा जाएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ है जो कि यूरोपीय देशों के कल्याण का काम करता है। और आपको पता होना चाहिए, साल 2019 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, ठीक है ना। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। तो रॉबर्टा मेटसेला जो 2.5 साल के लिए इसकी अध्यक्ष रहेंगी, वो कौन से देश से हैं? वे माल्टा से हैं, और सबसे कम उम्र की भी हैं, सबसे कम उम्र की अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की। सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं यूरोपियन यूनियन की। कौन? रॉबर्टा मेटसोला। याद रखिएगा नाम। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए भैया क्वेश्चन, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एजुकेशन डे, ठीक है। हालांकि मैं जानता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, हालांकि मैं जानता हूं ऑप्शंस के अनुसार आप लोग आंसर बता देंगे, इसका बता सकते हैं। बहुत इजी है आंसर इसका बताना। क्यों है इजी? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम अभी क्रमबद्ध तरीके से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो उस क्रमबद्ध तरीके में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो चल रहे हैं अभी अपने। तो भैया बस यहां पर आपको क्या मिल गया? यहां पर आपको क्लू मिल गया पूरा का पूरा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके 24 जनवरी। जी हां भैया, प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन ही क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन ही जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है भैया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या विश्व शिक्षा दिवस जो है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। मैं पहले भी यूनेस्को की फुल फॉर्म बता चुका हूं, और इस बार जो इसकी थीम रही थी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इस बार की जो इसकी थीम रही थी भैया, थीम 2022 क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग
एजुकेशन, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इस बार का क्या रहा था, इसकी थीम रही थी। अच्छा, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस भी बेटा कहीं ना कहीं शिक्षा से ही संबंधित हैं। ठीक है, आप लोग पैरेलली कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, पैरेलली कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो भैया सबसे पहला जो मैं बात करूं, 11 सितंबर को शिक्षा से संबंधित हम क्या मनाते हैं? 11 सितंबर को शिक्षा से संबंधित क्या मनाया जाता है? तो भैया देखिए, 11 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखिए विश्व शिक्षा दिवस तो मनाते हैं 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। भैया किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो भारत के क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं किसकी? 5 सितंबर की। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और 5 अक्टूबर को बेटा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पांच अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इन दिवसों को याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात हो रही है 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी के दिन ही एक और दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी कब मनाया जाता है? ये भी आपके प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से ले लीजिए इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो दिवस हैं शिक्षा से संबंधित, और 24 जनवरी को और क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फटाफट से चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की है? ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी उधम सिंह या डी सुभाष चंद्र बोस। द सेंट्रल गवर्नमेंट शिफ्टेड द अमर जवान ज्योति फ्रॉम इंडिया गेट एंड इंस्टॉल्ड अ स्टैच्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग देयर? विच ऑफ द फॉलोइंग देयर? किसकी प्रतिमा स्थापित की है? बताइए भैया फटाफट से। तो देखिए भैया, वहां पर जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो स्थापित की गई है नेताजी की, और नेताजी के नाम से किसको जाना जाता था? अब यूं मत बोलना सर मुलायम सिंह को जानते हैं नेताजी के नाम से, अभी के नेताजी नहीं, पुराने पूर्व समय में नेताजी के नाम से किसको जानते थे? पूर्व समय में नेताजी के नाम से जानते थे सुभाष चंद्र बोस, दा सुभाष चंद्र बोस। मैं केवल ये यहां पर जितने व्यक्ति दिख रहे हैं ना, जितने व्यक्ति दिख रहे हैं, मैं किसी के भी नाम के साथ मैं केवल नाम यूज नहीं करता हूं, मैं सभी के नाम के आगे दा शब्द का यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब लीजेंड हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको लड़ना सिखाया, अंग्रेजों से लड़ना सिखाया जिन्होंने हमको। हालांकि इन लोगों को लड़ना जो है, हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को लड़ना गांधी ने सिखाया, और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज इन्होंने कही है। बस इन्होंने रास्ता जो है वो दूसरा अपनाया गांधी से। चंद्रशेखर आजाद,
बहुत शानदार व्यक्तित्व, कभी पढ़िएगा चंद्रशेखर आजाद के बारे में। मैंने बताई भी थी एक छोटी सी स्टोरी आपको। 14 वर्ष की उम्र में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था कोर्ट में। जब इनसे पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया था मेरा नाम है आजादी और तुम्हारी माँ का नाम भारत माँ, ठीक है ना। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद, ठीक है। तुम क्या चाहते हो? आजादी, ठीक है ना। और इनसे कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हुए थे इनके साथ में। एक बार सुभाष चंद्र बोस नहीं, चंद्रशेखर आजाद से किसी ने बोला, उनके गांव से कोई व्यक्ति आया और उन्होंने बोला कि तुम यहां पर इस तरीके से बैठे हो और तुम्हारी जो माता पिता हैं वो वहां पर गांव में भूखे मर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं यहां पर पूरे देश के लिए लड़ रहा हूं, ये पूरे देश में रहने वाले सभी लोग मेरे भाई बहन माता पिता ही हैं, और अगर मेरे बायोलॉजिकल माता पिता जो हैं उनको मेरे गांव वाले मेरी लड़ाई के योगदान के बदले अगर 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते ना, तो मेरे को बता देना। मेरी ये जो बंदूक है इसकी 2 गोलियों पर मैं मेरे माता पिता का नाम लिख दूंगा और इनको गोली डालते समय मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे, क्योंकि मेरा पहला लक्ष्य आजादी है। ठीक है, ये थे चंद्रशेखर आजाद। सल्यूट है भैया निम्बस लर्निंग परिवार की तरफ से भारत के जितने भी वीर शहीद हैं, वीर शहीद जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह भैया, आज भी याद करता हूं ना, गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सच में भगत सिंह जो हैं, भगत सिंह बहुत मतलब अलग ही पर्सनैलिटी है सर। कभी पढ़ना भगत सिंह को आप दीवाने हो जाएंगे कि क्या चीज था भैया। वो 23 साल का लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया, क्या चीज था वो। भगत सिंह सिर्फ शौर्य का प्रतीक नहीं है, भगत सिंह मानसिक सोच का भी प्रतीक है। कभी पढ़िएगा भगत सिंह को, और आप जब पढ़ोगे ना भगत सिंह को तो उनसे जो इंस्पिरेशन मिलेगी, वो सच बता रहा हूं, वो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती है इंस्पिरेशन। भगत सिंह के जो विचार थे उनको जानिए, कभी पढ़िएगा भगत सिंह को, मजा आ जाएगा सच में। मैं खुद ऐसा नहीं है कि मैं गांधी की थ्योरीज को रिजेक्ट करता हूं, मैं खुद गांधी जो है उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलता। गांधी जो है उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ठीक है, इस बात में कोई शंका नहीं है कि गांधी जी का योगदान इस देश की आजादी में रहा है। ठीक है, गांधी जी जो है उन्होंने, जो लोग बेटा सच में जो अनपढ़ होते हैं ना, वो इस तरीके की बात करते हैं कि हम भगत सिंह को मानते हैं, गांधी जी को नहीं मानते हैं। मैंने खुद ने सुना है, कई स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है। पर वास्तविकता यह है बेटा, इस देश के लिए गांधी भी महत्वपूर्ण थे, इस देश के लिए भगत सिंह भी महत्वपूर्ण थे। गांधी ने लोगों को प्रारंभ में लड़ना सिखाया, और गांधी ने जाते जाते भी लोगों को यह सिखा दिया कि हिंसा जो है उसका परिणाम क्या होता है। हिंसा का परिणाम था कि 2 देशों का बंटवारा हो गया। गांधी ये सिखा के गए हमको। आज भी हमको एक शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है, जबकि उस बगल वाले को देख लो जो बना था, नहीं नहीं नहीं, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, एक उसको देख लो। मतलब वहां सच्ची का इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको, पेपर में पढ़ा था मैंने खुद ने भी। वहां पर एक आतंकवादी को गिरफ्तार करके ले गए। ठीक है, जज साहब ने पूछा कि तुमने क्या किया। मतलब जज साहब मैंने बम फोड़ा, आतंकवादी का ट्रायल था, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। उसने बोला जज साहब मैंने बम फोड़ा। मतलब कैसे फोड़ा, जेब से ग्रेनेड निकाला, पिन खींच ली। जज साहब ऐसे पूरा कोर्ट रूम तितर बितर सब खाली, जज साहब खुद भगते फिर रहे हैं कि कहां जाऊं कहां छुपूं। ठीक है, ये है भैया उस पाकिस्तान की हालत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा, 28 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। और ये प्रतिमा किस जगह पे स्थापित की गई है? अमर जवान ज्योति की जगह। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर जवान ज्योति किसकी जगह स्थापित की गई थी? तो भैया देखिए, अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया था किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम बोल लीजिए या 5th बोल लीजिए। किंग जॉर्ज 5th की जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को हटाकर अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया था। और अभी वर्तमान में एक अखंड ज्योत जो है शहीदों के नाम,
वो शुरू किया केंद्र सरकार ने, 3 ज्योतियों को मिलाकर शुरू किया और अमर जवान ज्योति जो है उसको बंद कर दिया गया है। वहां पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? वहां पर स्थापित की गई है आपके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो 28 फीट ऊंची है। इसी 24 जनवरी के दिन इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो भैया सभी को पता होगा, नेताजी किसके नाम से जानते हैं? मैंने अभी अभी बताया था, किसको जानते हैं नेताजी के नाम से? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं नेताजी के नाम से। तो नेताजी के नाम से जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था? तो भैया उनका नाम है शिंजो आबे। क्या नाम है भैया? शिंजो आबे। और बताइए भैया हाल ही में क्या घटना हुई है? शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको सम्मानित किया गया था। उनकी तरफ से यह सम्मान, शिंजो आबे की तरफ से यह सम्मान जापान का जो वाणिज्य दूत हैं, जापान के वाणिज्य दूत नाकामुरा युताका, हाँ इनके नाम भी तो अजीब अजीब होते हैं यार, नाकामुरा युताका, ये पता ही नहीं क्यों अपने जैसे रमेश सुरेश जैसे नाम नहीं रख सकते। ठीक है, नाकामुरा युताका ये कौन है? नाकामुरा युताका जो है बेटा, ये कलकत्ता में एक ऑफिस है जापान का। याद रखिए, भारत में सिर्फ जापान का एम्बेसडर नहीं होता, जापान का भारत में कमर्शियल एम्बेसडर भी होता है। ठीक है ना, वाणिज्य दूत भी होता है जापान का भारत में। तो जो कमर्शियल एम्बेसडर हैं वो कौन है? कमर्शियल एम्बेसडर है नाकामुरा युताका। इन्हीं को क्या किया गया भैया? इन्हीं को शिंजो आबे की जगह ये सम्मान दिया गया था। मतलब शिंजो आबे के बिहाफ पर इन्होंने ही ये सम्मान कलेक्ट किया था। और किस उपलक्ष्य में दिया था भैया? क्योंकि इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आप सब लोग कमेंट करके बताइए भैया कब पड़ता है नेताजी का जन्मदिन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब लोग जरूर आंसर देके जाइएगा इसका, नेताजी का जन्मदिन कब पड़ता है। हम आपको कल बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 125वीं जयंती नेताजी की कब मनाई गई थी? शिंजो आबे, सभी ने नाम सुन लिया होगा इनका, शिंजो आबे का चर्चा में है भैया हाल ही में। क्यों? अभी 4 दिन पहले ही शिंजो आबे को उन्हीं के देश के एक व्यक्ति ने, नागरिक ने, जो कि रिटायर्ड फौजी है, फौज से रिटायर्ड है, जापानीज आर्मी से रिटायर्ड है, उसने शिंजो आबे को एक सभा के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। शिंजो आबे पर उसने 2 फायर किए, एक फायर मिस हो गया और दूसरा फायर शिंजो आबे के सीने में लगा। थोड़ी देर शिंजो आबे ने स्ट्रगल किया हॉस्पिटल में और उसके बाद में प्राण त्याग दिए। बहुत अच्छे नेता थे शिंजो आबे, इस बात में कोई शंका नहीं है कि शिंजो आबे जो हैं वो भारत के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं और शिंजो आबे ही वो प्रधानमंत्री हैं जापान के जो अपने कार्यकाल के दौरान 3 बार भारत आए हैं। कितनी बार? 3 बार भारत आए हैं। और एक बार उन्होंने मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन चलनी है भारत में, उस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत को शिंजो आबे ने 50,000 करोड़ रुपए का आर्थिक फंड भी प्रोवाइड किया था, 50 सालों के लिए प्रोवाइड किया था। ठीक है ना, तो शिंजो आबे को नेताजी सम्मान से सम्मानित किया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? देखिए हाल ही की बात की जा रही है, ना पहले की ना बाद की। तो देखिए हाल ही में सबसे लेटेस्ट, देखिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना तो उसमें आपको क्या मानना है कि सबसे लेटेस्ट किसकी घोषणा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है पहले बन गया हो लेकिन आपसे पूछा अब हो, तो अभी वर्तमान में आपको यह सोच के करना है कि अभी वर्तमान में कौन सी हुई है। तो देखिए भैया हाल ही में लेटेस्ट में जो प्लास्टिक पार्क है, प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के भी कहां पर? तमिलनाडु के भी मंगलुरु में, तमिलनाडु के मंगलुरु में की गई है। ये भारत का 6वां प्लास्टिक पार्क है,
छठवां प्लास्टिक पार्क है, इसकी लागत 62.77 करोड़ रुपए आई है। 62.77 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। और इसमें क्या किया जाएगा, पॉलीमर प्लास्टिक को सप्लाई किया जाएगा। यहां से पूरे मार्केट भर में पॉलीमर प्लास्टिक को सप्लाई किया जाएगा। अच्छा, ये छठवां प्लास्टिक पार्क है भारत का। तो पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर था? भारत का पहला प्लास्टिक पार्क था भैया ओडिशा में। इस प्लास्टिक पार्क को बनाने की घोषणा साल 2017 में कर दी गई थी। घोषणा 2017 में हुई थी। बना कब है भैया? बना अब है 2022 में जाकर। ठीक है। अच्छा, मंगलुरु से और छठवें से कुछ याद आ रहा है आपको? हम लोगों ने कल या परसों के दिन ही क्वेश्चन किया है एक, मंगलुरु और छठवां क्या कनेक्शन है मंगलुरु और छठवें का? तो भैया देखिए, मैंने आपको बताया था भारत की छठवीं एलएनजी पाइपलाइन जो है उसकी भी कहां पर की जा रही है स्थापना? उसकी भी स्थापना मंगलुरु में ही की जा रही है। याद हो तो मैंने करवाया था ये क्वेश्चन आपको। पहली कहां पर थी? पहली थी भी आपके गुजरात में। छठवीं कहां पर हो रही है? मंगलुरु में हो रही है। और भारत का छठवां प्लास्टिक पार्क भी कहां पर स्थापित किया है? मंगलुरु में ही स्थापित किया गया है। ठीक है बेटा, इसलिए बोलता हूं मैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर आपको सिर्फ वो करंट अफेयर ही नहीं कराए जाते जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं, आपको पुराने करंट अफेयर जो हैं उनको भी रिवाइज कराया जाता रहता है टाइम टू टाइम कि हाँ बेटा ऐसा हुआ था। अगर पुरानी कोई चीज उससे रिलेटेड आ जाती है तो आपको बताया भी जाता है पर्टिकुलर। ठीक है, इसलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, उन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप हमको हमारी इतनी सी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। देखिए कल गुरु पूर्णिमा भी थी। ठीक है, तो हमको इतनी सी तो गुरु दक्षिणा दे दीजिए भैया कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज इतना सा हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर, कहीं भी जहां पर आप करना चाहें प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन बाय द आईसीसी एज द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? तो ये सभी को नाम पता होगा। आजकल क्रिकेट पसंद करने वाले लड़कों की ये नेशनल क्रश भी बनी हुई है और इनका नाम है भैया स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को सभी फॉर्मेटों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2000 विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, मेल क्रिकेटर कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था? वुमेन क्रिकेटर तो है स्मृति मंधाना। मेल क्रिकेटर थे भैया बाबर आजम और कहा सॉरी बेटा माफ कीजिएगा, बाबर आजम कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी हैं बाबर आजम। और स्मृति मंधाना भारत की हैं और स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया था। अच्छा, एक खास चीज और, इससे पहले स्मृति मंधाना 2018 में भी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित हो चुकी हैं और 2 बार सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इस सम्मान से सम्मानित होने वाली, ये 2 बार सम्मानित होने वाली ये पहली महिला भारतीय क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है भैया आपके स्मृति मंधाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। असम सरकार ने निम्न में से किसे असम का सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा असम वैभव प्रदान करने का असम वैभव किसे प्रदान किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन conferred at the state's highest civilian award असम वैभव by गवर्नमेंट ऑफ असम? तो देखिए भैया, इससे किसे सम्मानित किया गया है? ये चारों नाम जो है ना बेटा, ये चारों नाम जो आप देख रहे हो ये एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप का नाम क्या है? टाटा एंड सन्स से जुड़े हुए हैं। और टाटा एंड सन्स के ओनर कौन है? रतन टाटा। रतन टाटा को ही किससे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को ही आपके जो असम वैभव सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। किसके लिए? कैंसर नियंत्रण के क्षेत्र में, कैंसर कंट्रोलेशन में, कैंसर नियंत्रण के क्षेत्र में
उत्कृष्ट योगदान हेतु, एक्सीलेंस के लिए, उत्कृष्ट योगदान हेतु कैंसर नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। किसको? रतन टाटा साहब को। और रतन टाटा साहब ने साल 2019 में 18 कैंसर केयर यूनिट स्थापित किए थे असम में। किसके द्वारा बताएंगे? कैंसर केयर यूनिट्स स्थापित किए थे टाटा ट्रस्ट के द्वारा। टाटा जो कंपनी है वो डोनेशन कहां से करती है? टाटा ट्रस्ट के माध्यम से करती है, और इसीलिए इनको असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? रतन टाटा साहब को। हमारे दिल में भी बहुत सम्मान है रतन टाटा साहब के लिए, इस बात में कोई शंका नहीं है। ठीक है। अच्छा, टाटा ग्रुप में जब रतन टाटा रिटायर हुए थे तो रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को क्या बनाया था? अपना उत्तराधिकारी बनाया था। साइरस मिस्त्री इस रोल को निभाने में सक्षम, मतलब सही साबित नहीं हुए, तो इनको हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री ने कोर्ट में केस कर दिया और बाद में बेइज्जती के साथ में कोर्ट में केस हार भी गए। और उसके बाद में कंपनी का जो सीएमडी है वो नियुक्त किया गया नटराजन चंद्रशेखरन को। और वर्तमान में कौन है भैया? राजेश गोपीनाथन है, टाटा सन्स के जो सीएमडी हैं वो, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव भारत का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? ठीक है। अ विलेज इन विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट मिल्क विलेज, लक्षद्वीप, दादर व नागर, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ठीक है, तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का रियल आंसर है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का रियल आंसर है बेटा आपके सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का जेर्री गांव, कौन सा? रियासी जिला और जेर्री गांव, इसको भारत का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस गांव में 52 नई डेयरी स्थापित की गई हैं और इस गांव में कुल मिलाकर 78 दूध की डेयरियां हो गई हैं। 78 दूध की डेयरियां हो गई हैं, इसीलिए इसे भारत का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? इंटीग्रेटेड मिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इंटीग्रेटेड मिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो भारत का पहला दुग्ध गांव जो है वो किसे घोषित किया गया है? मिल्क विलेज, वो किया गया है जेर्री गांव, रियासी जिला, जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीन्स गोनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? तो किस राज्य में खोजे गए भैया? 2 नए कवक खोजे गए हैं। जीन्स गोनोडर्मा जो है बेटा, गोनोडर्मा प्रजाति है, गोनोडर्मा प्रजाति है जो गोनोडर्मा जीन्स के कारण होती है। तो उसकी 2 नई प्रजातियां कौन से नए स्टेट में खोजी गई है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और असम। तो देखिए भैया इसकी जो 2 नई प्रजाति हैं, इसकी जो 2 नई प्रजाति हैं वो कहां पर खोजी गई हैं? इसकी 2 नई प्रजाति खोजी गई हैं भैया आपके तमिलनाडु में। क्या होती है भैया गोनोडर्मा? गोनोडर्मा बेटा एक शेल के जैसी एक आकृति की एक फंगस होती है। फंगस नहीं, हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कवक कह सकते हैं। शेल की जैसी आकृति का कवक होता है। ठीक है, शेल होता है ना जो जिसके अंदर सीप होता है, शेल। ठीक है, मोती होता है जिसके अंदर, उसकी जैसी आकृति का एक कवक होता है, वुडन कलर का होता है ये। ठीक है, और इस कवक की 2 नई प्रजातियां तमिलनाडु में खोजी गई हैं। चलिए, और ये होती किस में है? ये वाली जो प्रजाति है, जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं, अच्छा इनके नाम क्या क्या हैं? इन प्रजातियों के नाम क्या क्या हैं? तो
तो देखिए भैया पहली प्रजाति जो है इसका नाम है केरलेंस। क्या नाम है? केरलेंस। और जो दूसरी नई प्रजाति खोजी गई है बेटा, इसका नाम है स्यूडो एप्लानेटम। स्यूडो एप्लानेटम ही है, हाँ बिल्कुल एकदम सही है भैया। इसका नाम है स्यूडो एप्लानेटम। ये दो प्रजातियों की खोज की गई है जो कवक हैं। कौन सी प्रजाति के? गोनोडर्मा प्रजाति के। ठीक है, और ये किस में होते हैं ये दोनों कवक? ये दोनों कवक होते हैं भैया नारियल के सड़े हुए खोल में। भाई कवक तो वही होती है जहां गंदगी होती है, तो नारियल के सड़े हुए खोल में ये कवक पैदा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो देखिए भैया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, इसका मतलब इसमें इसको जनरल भाषा में भ्रष्टाचार सूचकांक भी कह देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सूचकांक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें जो नंबर 1 पर होगा वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा। जी नहीं, इसमें जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम भ्रष्ट होगा, सबसे लास्ट जो होगा ना वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें भारत की जो रैंक है, भारत ऊपर भी नहीं है, भारत नीचे भी नहीं है, मिड में अटक गया भैया भारत। ठीक है, भारत की जो रैंकिंग है वो है 85, 85वां स्थान है भारत का। और यह कुल 180 देशों के बीच में जारी की गई थी। कितने देशों के बीच में रैंकिंग जारी की गई थी? 180 देशों के बीच में रैंकिंग जारी की गई थी। किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम से संस्था है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है सूचकांक। और इस सूचकांक में बेटा शीर्ष स्थान पर जो रहे हैं, टॉप स्थान पर रहे हैं, वो 3 देश रहे हैं। डेनमार्क रहा है, फिनलैंड रहा है और आपके न्यूजीलैंड रहा है। यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये सबसे ईमानदार देश हैं। इसमें जो रैंकिंग दी जाती है, जो स्कोर दिया जाता है, वो 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। 0 का मतलब बहुत खराब और 100 का मतलब बहुत अच्छा। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और तीनों देशों का जो स्कोर है वो कॉमन रूप से रहा है भैया। कितना रहा है? 88, यानी कि बहुत कम भ्रष्टाचार है। तीनों देशों का स्कोर जो है वो कॉमन रूप से रहा है 88। दूसरे स्थान पर भैया डेनमार्क का ही पड़ोसी कौन? नॉर्वे। और एक एशियाई कंट्री, एशियाई कंट्रियों में ईमानदारी है बहुत रेयर चीज है। नॉर्वे और सिंगापुर ये दूसरे स्थान पर रहे हैं 86 स्कोर के साथ में। 86 स्कोर रहा है नॉर्वे और किसका? सिंगापुर का। अच्छा, स्वीडन जो है उसका भी 86 ही रहा है भैया। स्वीडन भी है इसमें। स्वीडन, नॉर्वे और सिंगापुर तीनों जो है वो सेकंड स्थान पर रहे हैं। थर्ड स्थान पर बेटा स्विट्जरलैंड रहा है, अकेला रहा है थर्ड स्थान पर। ये स्विट्जरलैंड रहा है। और ये रहा है भैया आपके, क्या स्कोर था स्विट्जरलैंड का? 82, 82 स्कोर था स्विट्जरलैंड का। ये तीसरे स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान पर भैया साउथ सूडान, सीरिया और सोमालिया है। अंतिम स्थान पर 180 साउथ सूडान। कितना स्कोर है? मात्र 11। 179 सोमालिया। ठीक है, ये अंतिम स्थान पर रहे हैं। ये 2 देश अंतिम स्थान पर रहे हैं, अफ्रीकी देश हैं ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत का स्कोर कितना रहा है इसमें? भारत का स्कोर इसमें मात्र 43 रहा है भैया। स्कोर के मामले में भारत बहुत पीछे है। मात्र 43% ईमानदारी है भारत में।
अब उस 43% का मतलब आप समझ सकते हैं भैया, ठीक है ना। हर 100 में से मात्र 4 लोग ही हैं जो ईमानदार हैं, 6 लोग बाकी के जो लोग हैं वो ईमानदार नहीं है। 10 में से, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 में से 4 लोग ईमानदार हैं और 6 लोग ईमानदार नहीं है। आप अपने आप की गिनती कीजिए आप किस में आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ रिश्वत देना या लेना ही होता है। मन के अंदर अगर कोई हमारे खराब चीज आती है वो भी भ्रष्टाचार ही है एक तरीके से। तो भैया आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज के करंट अफेयर्स, आज का ज्ञान जो है, आज की जो गुरुजी की घुट्टी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। बस इतनी सी गुरु दक्षिणा हमें दे दीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.